नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि कोई भी शुभ कार्य करते समय साधारणतः हम किन तिथियों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हम अलग अलग प्रकार से जब कभी किसी व्यक्ति के जन्म तारा, विपत्त तारा, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं और एक साधारण व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से या मुहूर्त की दृष्टि से ये बात समझ में नहीं आती है। तो अगर एक जनरल आइडिया देखें कि कौन कौन सी तिथियां ऐसी हैं जो हमें त्यागनी चाहिए किसी भी शुभ कार्य के लिए, और ये सभी प्रकार के शुभ कार्य के लिए अवॉइड की जाती हैं, उसमें भी आपको ध्यान देना है पूरी तिथि की बजाय उसका एक अंतराल है, उसका एक समय है जिसको हमें छोड़ना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि इस लेक्चर में हम करीब करीब वो सारा पार्ट ले लें जो आपको अवॉइड करना है, जो साधारणतः ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उस पूरी तिथि की बजाय उसका एक समय अंतराल है। मान लीजिए कभी कोई चतुर्थी वाले दिन कोई कार्य करना है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। कौन सा समय है, अष्टमी वाले दिन भी कोई आप शुभ कार्य शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज की क्लास का विचार करते हैं। हमने इसका टाइटल सुना है पक्ष रंध्र तिथियां, ये हमने टाइटल चुना है। यानी वो तिथियां जो अशुभ मानी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं अशुभता लेकर आती है, उनका भी एक पार्ट या कह सकते हैं उसमें कुछ घटी ऐसी हैं। घटी यानी एक घटी का मतलब 24 मिनट। तो कुछ किसी को 5 घटी मिली है, किसी को 10 घटी मिली है। तो जो चतुर्थी की है उसकी प्रथम 8 घटी हमारे लिए अशुभ फलदायक होती है। यानी कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, यानी चौथी जो तिथि आएगी उसमें हमें शुरुआत का 3 घंटा 12 मिनट अवॉइड करना है किसी भी शुभ काम के लिए। जैसे मान लीजिए सूर्य उदय जब हुआ उस समय से 1 घंटे पहले ही चतुर्थी शुरू हो गई थी, तो फिर सूर्य उदय से लगभग आप कह सकते हैं आप 1 घंटे पहले से शुरू हो गई थी, यानी 2 घंटे 12 मिनट के बाद आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि वो पूरी तिथि को अवॉइड करने की बजाय उसका ये वाला पार्ट अगर आप निकाल देते हैं तो फिर आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स है वो नहीं डालते हैं। दूसरी है षष्ठी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की छठी तिथि। पहले इसमें चौथी तिथि, उसके बाद छठी तिथि। उसका प्रथम 9 घटी, याद रखिएगा घटी का मतलब है 24 मिनट। तो अगर आप उसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 3 घंटे 36 मिनट। आपको ये नहीं देखना है कि सूर्य उदय के समय से शुरुआत नहीं करनी है, जब वो तिथि शुरू हुई थी, यानी जब षष्ठी लगी थी। ये भी हो सकता है कि षष्ठी सूर्य उदय से 5 मिनट के बाद खत्म हो गई। अगर वो खत्म हो गई है तो फिर आप कोई शुभ कार्य सप्तमी तिथि के अनुसार कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज का विशेष अंतर करना है। आपको सूर्योदय से पहले अगर इसका ये समय जा चुका है, शुरुआती समय, तो उस दिन पे उसका अशुभ प्रभाव काउंट नहीं करना है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आज सूर्योदय हुआ 5:30 और जब सूर्योदय हो रहा था उस समय चौथी तिथि लगी हुई थी, लेकिन सूर्योदय के सिर्फ 10 मिनट के बाद चौथी तिथि समाप्त हो गई। हम कोई भी शुभ कार्य पंचमी तिथि के अनुसार कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कब चतुर्थी लेना है, कब पंचमी लेना है। क्लियर? इस हिसाब से फिर अष्टमी तिथि की प्रथम 14 घटी, यानी अष्टमी तिथि की अगर हम शुरुआत की, जब वो लगी है, चाहे वो अर्धरात्रि में लगी है, वो सूर्योदय के समय लगी है, कभी भी आठम जिसको बोल देते हैं हम, 8वीं तिथि, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि लगी है, उसका 14 घटी आपको अवॉइड करना है। 5 घंटे 36 मिनट शुरुआती। इसी प्रकार से अगर 9वीं तिथि लगी हुई है, 9वीं तिथि का प्रथम 25 घटी, सबसे बड़ा पार्ट हम 9वीं तिथि का ही अवॉइड करते हैं। हालांकि जो तपस्या और इस प्रकार के कार्य, उसके लिए तो 9वीं तिथि या कोई भी तिथि शुभ मानी जाती है। भाई आपको कोई साधना करनी है, जप तप करना है, उसके लिए तो उल्टा 9वीं तिथियां या रिक्ता तिथियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर कोई आप घर पर
कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इसके शुरुआत के 10 घंटे जब वो तिथि लगी है, बार बार मैं इस चीज को जोर देके कह रहा हूं, अगर वो तिथि अर्धरात्रि में लगी है तो सूर्य उदय, मान लीजिए अर्धरात्रि 12 बजे से 5.5 घंटे के बाद सूर्य उदय हुआ है, तो करीब करीब आप 5 घंटे और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद नौमी तिथि का बुरा प्रभाव समाप्त माना जाता है। इसी प्रकार से द्वादशी यानी 12 नंबर तिथि वैसे तो दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कोई दान करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन घर पर कोई इस प्रकार का ओकेजन, फंक्शन, हम द्वादशी तिथि के शुरुआत के 10 घटी, याद रखिएगा 10 घटी, नॉट 10 घंटे, 4 घंटे अवॉइड करें आप जब वो तिथि लगी थी। और अगर वो 4 जो घंटे वो पहले ही बीत चुके हैं तो अब फिर आप सूर्य उदय के समय भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी द्वादशी सूर्य उदय से 4 घंटे पहले लग चुकी थी, तो जब सूर्य उदय हुआ तो उसका बुरा प्रभाव समाप्त हो चुका है और उस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, उसके प्रथम 5 घटी यानी शुरुआत के 2 घंटे अवॉइड करने चाहिए। उसमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप और कौन सी तिथियां ले सकते हैं जिनको हम, हालांकि पूर्णा तिथियां अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन पूर्णा तिथियों का, जैसे पूर्णिमासी है, उसका कौन सा पार्ट आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से पार्ट में अच्छे काम नहीं करने चाहिए, कि अंतिम 1 घटी, और जब 1 घटी लिखा हुआ है इसका मतलब उसके अंत के 24 मिनट में आप अगर कोई शुभ कार्य शुरू कर रहे हैं तो अवॉइड करें, छोड़ दें। लेकिन अगर इसके शुरुआत में ही कोई शुभ कार्य चल रहा है तो फिर इसका दोष नहीं माना जाएगा। भाई जैसे अंतिम 1 घटी से पहले ही आपने कोई शुभ कार्य इन तिथियों में, पंचमी, दशमी और नंबर 15वीं तिथि यानी इसको पूर्णिमा, अमावस्या यानी 15 और 30, अगर कोई इसमें शुभ कार्य पहले से चल रहा है तो अगर अंतिम 1 घटी आ भी जाती है तो आपको वो बुरा नहीं फल देगा, उसका बुरा फल त्याज्य माना जाता है, त्याग दिया जाता है, बुरे फल का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार नंदा तिथियां जो अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन इसका कौन सा पार्ट अवॉइड करते हैं, नंदा तिथियों का एक यानी पहली तिथि जिसको प्रतिपदा भी कह देते हैं, षष्टमी और एकादशी, 1, 6, 10 की शुरुआती 1 घटी यानी वही 24 मिनट आपको इनका अवॉइड करना है। अगर आपने कोई शुभ कार्य करना है, ये तिथि शुरू हुई थी, उसके 24 मिनट या आधे घंटे के बाद आप कोई भी शुभ कार्य करें, शास्त्रों की दृष्टि से बुरा नहीं माना जाएगा। तिथि गंडांत, कोई भी तिथि यानी जब उसका कह सकते हैं संधि होता है, जैसे पूर्णिमा से प्रतिपदा लग रही है, प्रतिपदा से, तो ये वाला जो मिलन वाला पार्ट है, उस दौर को हम अवॉइड करना चाहते हैं। और उसके आसपास वाला जो मिलन वाला पार्ट है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। वो शुभ कार्यों में वर्जित है, उसको नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से राशियों में भी ध्यान रखना है। राशियों में भी जब हम ये कहते हैं कि जैसे 9 नक्षत्रों का पाठ हमने किया हुआ है, तो जब मेष से लेकर कर्क तक जाते हैं तो 9 नक्षत्रों का स्लॉट खत्म हो जाता है। तो जो शुरुआत वाला पार्ट है मेष का और अंतिम वाला पार्ट है कर्क का, वो अवॉइड करना चाहिए। इसी प्रकार से शुरुआत वाला पार्ट है सिंह राशि का और वृश्चिक का अंतिम पार्ट अवॉइड करना चाहिए। धनु का शुरुआत वाला पार्ट, मीन का अंतिम पार्ट अवॉइड करना चाहिए। क्लियर होगा? इसी को हम मुख्य रूप से गंडमूलों में इसी की चर्चा चलती है। चंद्र बल भी, हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये संभावना बनती है तुलनात्मक दृष्टि की कौन से तिथि चुनने ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चंद्र बल कहते हैं शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियों में चंद्रमा का बल कम होता है। तो अगर ये आपके लिए इस प्रकार का योग संभव है, इस प्रकार का मुहूर्त निकालना संभव है
कि शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियों को अगर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है निर्बल माना जाता है, कमजोर माना जाता है, और चंद्रमा मन का स्वामी है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो मन में बेचैनी रहना, ये सारे कार्य रहेंगे। इसी प्रकार से अगली 5, माने अगर शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां निर्बल, तो अगली 5 को हम बोलते हैं मध्यम बल, और सर्वोपरि होती है एंड वाली 5, यानी टोटल 15-15 तिथियां हैं शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। तो कभी आपके पास आपको आप चुन सकते हैं कि कौन सी तिथियां चुने, तो याद रखिएगा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथियां बलि मानी जाती हैं, वहां पर चंद्रमा बलि होता है, और कृष्ण पक्ष की शुरुआती तिथियां बलि मानी जाती है। स्पेशली शुरुआत की 5 तिथियां अगर कृष्ण पक्ष की आपने चुन ली, क्योंकि उस समय चंद्रमा का आकार बड़ा है, तो बोल रहा है कृष्ण पक्ष की अंतिम 5, शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियों को कमजोर या दूसरी तिथियों के मुकाबले अशुभ भी माना जा सकता है। तो अगर आप चुन सकते हैं तो आप इन तिथियों को छोड़कर जो मध्यम बल और जो जिनमें पूरा बल है उन तिथियों को चुने, जो चिर बली मानी जाती है उन तिथियों को चुने, तो आपका कार्य पूरा होगा निर्विघ्न, और मन में भी प्रसन्नता रहेगी। फिर इसमें तिथि क्षय और तिथि वृद्धि का भी ध्यान दिया जाता है। यानी कोई भी आप कार्य अगर कर रहे हैं, शुभ कार्य, उस दिन अगर किसी तिथि का क्षय हो रहा है, या उसी दिन कोई तिथि आपने ऐसी चुनी है वो तिथि अगले दिन भी जारी रहेगी, तो कोशिश करनी चाहिए उस तिथि को अवॉइड करें, उस तिथि को त्याग दें। अब तिथि क्षय का अर्थ क्या होता है? सूर्य उदय के पश्चात शुरू होकर, क्लियर हो गया, अगले सूर्य उदय से पूर्व समाप्त। भाई जैसे मान लीजिए सूर्य उदय जब हुआ उस समय वो तिथि नहीं लगी, उसके 5 मिनट बाद लगी, सूर्य उदय के 5 मिनट बाद लगी, और अगले दिन का जो सूर्य उदय था उससे 5 मिनट या 10 मिनट मान लीजिए पहले खत्म होगी, तो उस तिथि को हम लोप मानते हैं, उस तिथि का क्षय मानते हैं। इस प्रकार के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए शास्त्रीय दृष्टि से। इसी प्रकार से तिथि वृद्धि, कोई तिथि अगले दिन भी जारी रहती है। वो कब होता है? सूर्य उदय से लेकर, यानी जब सूर्य उदय हुआ उस समय वो तिथि लग चुकी थी, चाहे वो 5 मिनट पहले लगी हो, वो लग चुकी थी सूर्योदय के 5 मिनट पहले। अगले दिन जब सूर्य उदय हो रहा था उस समय भी वही तिथि लगी हुई थी, तो फिर उस तिथि को हम 2 दिन गिनेंगे। यानी हम कहेंगे भी आज भी अष्टमी का प्रभाव, कल भी अष्टमी का प्रभाव, तो बोलेंगे तिथि वृद्धि। ऐसी तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो तिथि सामान्यतः शुभ मानी जाए। क्लियर हो गया? तो हालांकि बहुत ऐसे तरीके हैं जिसको हम एंशिएंट ग्रंथों में टटोल सकते हैं, जिसने हमारे ग्रंथों के यानी आकाश में जो अलग अलग ग्रह हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से हमें मुहूर्त का समय निर्धारित किया, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है अलग अलग प्रकार से उन तिथियों को चुन पाना। तो हमने कोशिश की है कि उन तिथियों को बहुत ही कंपाइल वे में आपको वो तिथियां बता सकें जो आपको जनरली अवॉइड कर देनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में इन सभी तिथियों को, या कह सकते हैं उन तिथियों का वो पर्टिकुलर टाइम आप अवॉइड करें, तो आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।